नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आप देख रहे हैं 10 तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 7 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा और सूत्रों की माने तो 10 जुलाई को सरकार आम बजट पेश करेगी। वैसे तो वित्त मंत्री अभी बजट बनाने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ही महंगाई की आहट ने उन्हें बेचैन कर दिया है। महंगाई पर सरकार ने कई सख्त फैसले लिए, लेकिन इससे पहले मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अपने इरादे को और सख्त किया। कल कांग्रेस मंत्रियों के सचिव रहे अफसरों को पीए बनाने से रोक दिया था। आज दिन भर निशाने पर रहे कांग्रेस गवर्नर। कांग्रेस से नफरत हो तो ऐसी। आज यहां से बिगुल बनना चाहिए, गांधी मैदान से बिगुल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार करे। चुनाव के दौरान कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का वादा, लेकिन लगता है सत्ता में आते ही मोदी सरकार का मिशन है कांग्रेसी मुक्त भारत। 10 साल बाद जब सरकार बदली तो जाहिर था कि कई तस्वीरें बदलेंगी, कई फैसले बदलेंगे और कई अहम पदों पर बैठे लोग भी बदल जाएंगे। और अनेक राज्यपालों के बारे में अलग अलग राज्यों में अनेक तरह की शिकायतें भी मिलती रही है। तो संदर्भ में मैंने कहा कि केंद्र की सरकार को विचार करना चाहिए और ऐसे तमाम राज्यपालों को गुण दोष की समीक्षा के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में वैसे राज्यपालों को हटाया जाना चाहिए। जब भी नई सरकार आती है, राजभवनों में राज बदलता है। यही रवायत रही है, ऐसा होता रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया है तो राज्यपालों के बदले जाने का अंदाज और इस पर हो रही सियासत। खबर है कि मोदी सरकार की ओर से कई राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव है, खासकर उन राज्यपालों पर जिनका कार्यकाल अभी लंबे वक्त तक बाकी है। बताया जाता है कि यूपी के राज्यपाल को गृह सचिव ने फोन कर इस्तीफा देने को कहा और चंद घंटों के भीतर उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। खबर यह भी थी कि गृह सचिव ने शीला दीक्षित को भी फोन किया था, लेकिन केरल की राज्यपाल ने कहा सब अफवाह है। कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज और असम के राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे तो कयास शुरू हुए कि इस्तीफा सौंपने आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो कहा इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। इस्तीफे का सवाल ही नहीं होता। जब मैं मिल रहा हूँ यहाँ सबसे, जो गवर्नमेंट चाहेगी उसका खुला हाथ है, जो मर्जी करें। मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? क्यों? कारण क्या है? 2004 में एनडीए को हराकर जब यूपीए सत्ता में आई तो मनमोहन सरकार ने भी वही किया था जो अभी मोदी सरकार करना चाहती है। कांग्रेस ने बाबू परमानंद, केदारनाथ साहनी, कैलाशपति मिश्रा और विष्णुकांत शास्त्री को हटाकर अपने करीबियों की तैनाती की थी। आप इसे सियासी जरूरत या सियासी मजबूरी कह सकते हैं। अमिताभ सिन्हा के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या कांग्रेसी मुक्त भारत इस तरफ बढ़ रहे हैं? कई सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं। इस बीच आइए जरा आपको दिखाते हैं अभी जिन गवर्नर्स को हटाने की बात की जा रही है उसमें के शंकर नारायणन महाराष्ट्र इस्तीफा दे सकते हैं। ये तमाम राज्यपाल। शीला दीक्षित केरल, खास नजर इन पर है। हालांकि इन्होंने कहा कि अभी मैं रूमर्स पर, अटकलों पर जवाब नहीं दूंगी। एम.के. नारायणन पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही शेखर दत्त छत्तीसगढ़, ये वो राज्यपाल हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। बी.वी. वांचू गोवा, ये भी दे सकते हैं इस्तीफा, क्योंकि टेन्योर इन सभी का खत्म होने वाला है। इसके साथ ही जे.बी. पटनायक, अब ये हम आपको बता रहे हैं जिन जिन के बारे में ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि इनको हटाया जा सकता है। असम 10 दिसंबर 2014, इनका कार्यकाल इस तारीख को खत्म हो जाएगा। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल बिहार, डी.वाई. पाटिल साहब का 26 नवंबर 2014 को टेन्योर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कमला बेनीवाल गुजरात, अगर आपको याद हो कि नरेंद्र मोदी और इनकी ठनी रहती थी तमाम मुद्दों पर, लोकायुक्त बिल पर, वो बार बार कहते थे कि मैं जिस रूप में पास कराना चाहता हूं गवर्नर पास नहीं करने देती हैं। 14 अक्टूबर 2014, कुछ महीने। इधर जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा 26 जुलाई 2014 को ही 28 जून को एच.आर. भारद्वाज कर्नाटक, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 5 अगस्त 2014 को, कुछ महीने बचे हैं। मार्गरेट आल्वा राजस्थान, सक्रिय रूप से बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी की। इधर देवानंद कुंवर त्रिपुरा 28 जून 2014। तो ये तमाम ऐसे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल खत्म होना है। हमने आपको तारीख भी बता दी, इसी साल, कुछ महीने का बस है अब इंतजार। तो मोदी साहब की सरकार बनी, मोदी की सियासी आचार संहिता के चपेट में बीजेपी के वो सभी नेता आ गए
जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है। जिस तरह से यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त किए गए राज्यपालों से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उससे साफ है कि राजभवन में बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं को बिठाने की तैयारी हो गई है। इन नेताओं की फहरिस्त भी कम लंबी नहीं है। कांग्रेस एक वक्त पर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाती थी अपने नेताओं को उठाकर गवर्नर बनाने का। क्या उसी राह चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी? बीएल जोशी ने इस्तीफा दिया और यूपी का राजभवन खाली हो गया। आने वाले दिनों में कई और राजभवनों के खाली होने के कयास हैं। जाहिर है जगह बनते ही उसे भरने की कवायद फौरन शुरू होगी। उन लोगों को राज्यपाल बनाया जाएगा जिन्होंने बीजेपी की सेवा में जिंदगी लगा दी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, यूपी विधानसभा के स्पीकर केसरीनाथ त्रिपाठी, पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराम दास टंडन, बिहार बीजेपी के बुजुर्ग सीपी ठाकुर, आडवाणी को भोपाल से लड़ने का न्योता देने वाले कैलाश जोशी, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक, पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रहे ओ राजगोपाल को राजभवन भेजा जा सकता है। राज्यपाल के नामों पर संघ, बीजेपी और सरकार अंतिम विचार विमर्श कर चुकी है, लेकिन आखिरी मोहर नरेंद्र मोदी की लगेगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राज्यपाल वो व्यक्ति बने जिसने पार्टी के लिए जीवन दिया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसका चरित्र संदेह के परे। बीजेपी के जिन नेताओं के नाम राज्यपाल की रेस में हैं, उनमें से किसी ने भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पार्टी की सेवा भी खूब की है। लिहाजा पार्टी अब उन्हें इनाम देने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि राजभवन में बैठने का मतलब होता है सक्रिय राजनीति से किनारा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी जिन नेताओं को गवर्नर बनाने की तैयारी कर रही है, उनका वक्त सक्रिय राजनीति में खत्म हो चुका है? दीपक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कहता है इस देश का संविधान राज्यपालों के बारे में? संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है। आइए जरा आपको बताते हैं। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का, यानी ये तय दिशा निर्देश है, एक तरह से नियम है। राज्यपाल का कार्यकाल कम ज्यादा राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति की ही तरफ से अगर राज्यपाल खुद चाहे तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, ये 156(2) कहता है। लेकिन 156(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो बने रह सकते हैं। उत्तराधिकारी चुने जाने तक मौजूदा राज्यपाल पद पर बने रहते हैं। ये 156 अनुच्छेद में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अब जरा ये आपको बताते हैं, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, जब ये केस लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया, क्या दिशा निर्देश दिए? सिर्फ सत्तारूढ़ दल से तालमेल ना हो, इस पर राज्यपाल हटाना गलत है। साफ कहा गया, अनियमितता, गलत आचरण सिद्ध होने पर ही हटाए जाए राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि सिर्फ मर्जी की वजह से या ये कहते ना कि सरकार के साथ तालमेल नहीं है, आप नहीं हटा सकते हैं राज्यपाल को। तय जो एक प्रक्रिया है उसमें अनियमितता साबित करें, गलत आचरण साबित करें, तब आप हटा सकते हैं। तो ये सीधे सीधे सरकार, और ये सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं है, यूपीए ने भी यही किया था। ठीक 2004 में जब वो सत्ता में आए थे, 4 ऐसे गवर्नर्स को उन्होंने भी हटाया था, तभी ये मामला आया था। और देखिए अब एनडीए भी उसी राह चल पड़ी है, बीजेपी। बहरहाल चुनावी रैली में मोदी बार बार वोटरों से कांग्रेस मुक्त भारत की अपील करते रहे। सरकार बनाने के बाद मोदी कांग्रेसी मुक्त सरकार बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। पूरे घर को बदल डालने के अंदाज में मोदी ने न सिर्फ राज्यपालों को राजनीतिक वार करना शुरू किया, बल्कि अपने मंत्रियों को उन अफसरों से भी परहेज करने पर मजबूर किया जो कभी यूपीए सरकार के मंत्रियों के साथ काम करते थे। राजनाथ सिंह से लेकर वीके सिंह तक ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनके पसंदीदा निजी सचिव को रखने की इजाजत पीएमओ ने फिलहाल नहीं दी है। राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हैं, यानी मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपना निजी सचिव नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। फाइल पर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने अड़ंगा लगा रखा है। और वजह भी सुन लीजिए। खबर है कि राजनाथ सिंह 1995 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को अपना निजी सचिव बनाना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि आलोक सिंह यूपीए सरकार में सलमान खुर्शीद के निजी सचिव रह चुके हैं।
राजनाथ सिंह के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के निजी सचिवों की नियुक्ति पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उनकी पसंद के निजी सचिव भी यूपीए सरकार में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। किरण रिजिजू अभिनव कुमार को अपना निजी सचिव बनाना चाहते हैं, जबकि वीके सिंह राजेश कुमार को अपना निजी सचिव तैनात करना चाहते हैं। अभिनव कुमार यूपीए सरकार में मंत्री शशि थरूर के निजी सचिव रह चुके हैं, जबकि राजेश कुमार पिछली सरकार में मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच के निजी सचिव रह चुके हैं। हालांकि रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने अपनी पसंद से आईएएस अधिकारी श्रीनिवास को अपना निजी सचिव रख लिया है, लेकिन अभी तक श्रीनिवास की नियुक्ति का आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया है। ठीक इसी तरह रविशंकर प्रसाद ने बिहार कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी उदय कुमावत को अपना निजी सचिव रखा है, लेकिन अभी तक आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी नहीं किया है। निजी सचिवों की नियुक्ति में रोक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन अधिकारियों को मोदी सरकार में जगह मिलना मुश्किल है जो पिछली सरकार में मंत्रालयों के निजी स्टाफ में रह चुके हैं। दरअसल मोदी नहीं चाहते कि यूपीए सरकार में अहम पदों और खास मंत्रियों के साथ काम कर चुके अधिकारी एनडीए सरकार में भी बड़े ओहदों पर रहें। दीपक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान की राजनीति के माथे पर जैसे ये कुछ बिना लिखे हुए नियम मढ़ दिए गए हैं। सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सियासत का दस्तूर नहीं बदलता। एक संवैधानिक पद है राज्यपाल का, लेकिन उसे भी राजनीतिक अखाड़ा बनाकर छोड़ दिया गया है। बहरहाल अगली खबर जरा दिलचस्प है, गौर से देखिएगा। एक पिछले साल दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस सेंटर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन सरकार बदली तो प्रेस सेंटर की तस्वीर बदल गई। आनन फानन में प्रेस सेंटर की दीवारों पर पत्थर चिपकाए गए, जिस पर लिखा है कि इस सेंटर की नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली थी। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मीडिया सेंटर पर दावेदारी, और इस दावेदारी के पीछे क्या सरकार का बदला हुआ चेहरा। पिछले साल उद्घाटन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसकी नींव तो रखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। चलिए, लगता है वही फॉर्मूला लग रहा है कि सारे के सारे बदल डालेंगे, पिछली सरकार की जितनी भी छाप है उन सबको मिटा देंगे, बदल देंगे। बहरहाल अब एक ऐसे मुद्दे का जिक्र करते हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है, महंगाई। और ये दिख भी रहा है, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने एक बड़ी बैठक की, उसमें सरकार के और भी कई मंत्री शामिल रहे। रामविलास पासवान, राधा मोहन सिंह से लेकर निर्मला सीतारमण। कोशिश ये कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त कदम लेते हुए नजर आए। क्या कहा अरुण जेटली ने इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने, सुनिए। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है, और इसलिए यह तय किया उसके संबंध में कि जहां जहां होर्डिंग है, और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मॉनसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। महंगाई रोकेंगे नरेंद्र मोदी जी, कैसे रोकेंगे मोदी जी, आइए आपको बताते हैं। जिन कदमों का जिक्र आज वित्त मंत्री ने किया है, 22 चीजों की महंगाई पर सरकार की है खास नजर। 22 चीजों को अलग किया गया है। जरूरत पड़ी तो दाल का आयात होगा, ऐसे आइटम जिनका आयात पहले से हम करते हैं उस पर जरा सा इजाफा कर सकते हैं। बाजार में और चावल उतारा जाएगा, ये भी बोला गया। चावल दाल की कीमतों में जबरदस्त उछाल अगर ऐसे वक्त पर होता है तो ज्यादा चावल उतारेंगे बाजार में। प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। निर्यात के लिए आलू की कीमत तय है, लेकिन प्याज की कीमत भी अब सरकार तय कर देगी, क्योंकि प्याज के आंसू बहुत रोए हैं तमाम सरकारों ने, और बीजेपी ने भी खास तौर पर। इतिहास ये कहता है। बहरहाल अभी कदमों का ऐलान हुआ है और इंतजार इस बात का रहेगा कि वाकई उठाए जाएं, क्योंकि जमाखोरी जैसे मुद्दे शायद केंद्र और राज्य के बीच में एक परेशानी बनकर रह जाते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है मोदी सरकार को। दस्तक में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।